स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। उत्तर प्रदेश में क्या मुसलमान वोटर अखिलेश से चिटक जाएगा? मुसलमान नहीं तो क्या अखिलेश यादव की पार्टी खत्म हो जाएगी? बिहार महाराष्ट्र में जो हुआ, क्या वो 27 में यूपी में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में 19% आबादी मुसलमानों की है। 145 से ज्यादा सीटों पर उनका जबरदस्त प्रभाव है। अभी तक उत्तर प्रदेश में मोटा मोटी मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव को मिलता रहा है और बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करके सत्ता पर काबिज है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में समीकरण बिगड़ने के आसार हैं और ये सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को पहुंचाएंगे। ओवैसी का हरा रंग जितना गहरा होगा, अखिलेश का चेहरा उतना ही फीका होता जाएगा। ये बात अखिलेश भी जानते हैं, इसलिए अखिलेश अपने सांसदों की बैठक भी कर रहे हैं तो उसमें साफ साफ बता रहे हैं कि मुसलमानों को अपने से बांधे रखना है। ओवैसी की पतंग को यूपी में ज्यादा ढील नहीं देनी है। अखिलेश मुस्तैद हैं तो बीजेपी उनकी मजबूती को उनकी कमजोरी बता रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तो ऐलानिया तौर पर कह दिया है कि अगर मुसलमान सपा का साथ छोड़ दे तो अखिलेश यादव की पार्टी 2 कौड़ी की रह जाएगी, 2 टके की रह जाएगी। एक प्रधानी तक का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव। बीजेपी का आरोप यह है कि अखिलेश इस सच्चाई को जानते हैं, इसलिए मुसलमानों को डराकर वोट हासिल करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई योगी के दुश्मनों का मुस्लिम ही हथियार है? सवाल यह कि जब तक मुस्लिम मेहरबान है तभी तक अखिलेश पहलवान है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं ब्रजेश पाठक ने क्या कहा और इन दिनों एग्रेसिवली पॉलिटिक्स कर रहे अखिलेश यादव ने उस पर क्या पलटवार किया है। केवल जाति आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2 टके की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं जिता पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोट दे रहे हैं कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे दें। समाजवादी पार्टी अगर काम के नाम पर वोट मांगे, जैसे हम लोग कहते हैं हमने सड़क बनवाया, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, अस्पताल दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी काम पर कभी वोट मांग पाएगी? बताना भैया जरा, क्या काम करा समाजवादी पार्टी ने? मैं बताऊं क्या करा? क्या करा मैं बताऊं? गुंडागर्दी बारे में हमें बता रहे हो आप। अब उनके लिए एक ही सलाह है हमारी, एक तो बाटी चोखा ना खाएं। बाटी चोखा खाया तो 3 जो प्रतिमाएं लगी हैं वैसे खड़ा होना पड़ेगा उन्हें, ना हिलो न डुलो न बोलो, और उन्हें तो चरणों में लौट करके माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जिस सरकार के वो डिप्टी सीएम हैं उन पर कई बार डपट पड़ जाती है, इसलिए सच नहीं बोल पाते हैं। अखिलेश यादव ने सीधे पलटवार कर दिया, कोई देरी नहीं की। चूंकि बीजेपी इस नैरेटिव को बनाने में अगर सफल हो गई तो कहीं मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव से ना छिटक जाए, ये डर अखिलेश यादव को भी सता रहा है। ऊपर से ओवैसी का हरा रंग जितना गहरा होगा उतनी मुश्किलें अखिलेश यादव को हो सकती हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, राजेश चौधरी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अनिल दुबे प्रवक्ता आरएलडी और एमएच खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी जी, अगर मुसलमान अखिलेश को वोट देता है और उसके साथ इंटैक्ट नजर आता है तो आपको दिक्कत क्या है? ये मुसलमानों का एक मुश्त वोट आपकी दिक्कत बढ़ा देता है, आपकी परेशानी बढ़ा देता है, इसीलिए एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं आप। देखिए प्राची जी, ब्रजेश पाठक जी ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। वो एकदम सही कह रहे हैं। यदि मुसलमानों को माइनस कर दें समाजवादी पार्टी से तो शून्य पे आ जाएगी, समाजवादी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी इसीलिए तो कहते हैं कि वो मुसलमानों की पार्टी है। मुसलमानों के लिए आप देखते हो किस तरह से लेट जाते हैं अखिलेश यादव जी, किसी भी स्थिति में जाने को तैयार रहते हैं। मुसलमानों का जो वो एक वोट बैंक है, उनके अंदर भय पैदा करके, उन्हें डरा करके कि भारतीय जनता पार्टी वाले आपका ये नुकसान कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ये अन्याय करेगी, अत्याचार करेगी, मार देगी, काट देगी, इस तरह की भाषा उनके समाज में जाकर के ये यूज करते हैं और नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जबकि हकीकत ये है, आप देख रहे हो 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, 11 साल से लगभग
दिल्ली के अंदर सरकार है, अन्य राज्यों में, और गुजरात में सबसे लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। और मुसलमानों की स्थिति देखेंगे तो देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति मुसलमानों की गुजरात के ही अंदर है। ठीक है। गुजरात के अंदर मुसलमान खूब भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। तो एक भय का वातावरण बना करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का ये काम करते हैं, और जैसे ही माइनस हो जाएगा तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं है इनका, कोई पूछने वाला नहीं है इनका। तो ये उन्होंने ठीक ही कहा है कि ये प्रधानी का भी चुनाव नहीं जीत सकते यदि ये मुसलमानों से अलग हट जाए, तो ये कोई गलत बात नहीं कही है उन्होंने। तो राजेश चौधरी जी जो उनको टिकट देगा, जो उनके प्रतिनिधित्व की बात करेगा, उनका वोट भी उसी पार्टी को मिलेगा ना। आप उनको प्रतिनिधित्व देते हैं, उनको टिकट के लायक तक नहीं समझते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों का वोट आपको मिल जाएगा। अरे मजबूत है अगर मुसलमानों के दम पर। तो मैं तो यही पूछ रही हूँ, आपको दिक्कत क्या है? आपको क्यों चिंता लगी है कि इनसे मुसलमान वोट छिटक गया तो इनका क्या होगा? प्राची जी देखो, दो बातें हैं जो आपके प्रश्न में, दो बातें छुपी हुई। एक बात तो यह है कि वोट, और दूसरी बात है सरकार की काम करने की स्थिति। यदि हम वोट की बात करेंगे तो टिकट की यदि हम बात करेंगे तो टिकट तो जिता उम्मीदवार को देता है कोई भी राजनीतिक दल होगा। जो हमें लगता है कि हमारा कार्यकर्ता उपयुक्त है, हम उसको टिकट देते हैं, और बिना टिकट के ही मंत्री बनाने का काम करते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश सरकार में बिना टिकट के ही एमएलसी बना करके मंत्री बनाए, दोनों बात ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ये हमें इसलिए हम इन्हें बताना पड़ रहा है कि मुसलमानों के बीच जाकर के आप समझिए ना स्थिति क्या है। नहीं तो फिर भी मुसलमान तो आपको वोट देता नहीं है ना राजेश चौधरी जी। फिर भी मुसलमान आपको वोट देता नहीं है, फिर भी मुसलमान आपको वोट देता नहीं है। और इतनी आबादी है 19% मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, एक काबिल कार्यकर्ता नहीं है आपका जिसको आप टिकट पर चुनाव लड़ा सकें। और बात करने चले आप घनश्याम तिवारी जी की पार्टी की, चिंता उनकी कर रहे हैं। मुसलमान वोट देता है या नहीं देता है एक अलग बात हो गई, पर मैं ये कहना चाहूंगा देश के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है। कोई एक योजना ऐसी बता दीजिए आप जो केवल हिंदुओं के लिए लागू हुई हो। जितनी गरीबों के हित की योजनाएं सबसे ज्यादा लाभ तो मुसलमान ही उठा रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी का इंतजार कर रही थी मैं, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास सीधा चल लेती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, क्या ये सच है कि अखिलेश यादव तभी तक उत्तर प्रदेश की सियासत में पहलवान हैं जब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान उन पर मेहरबान है? नमस्कार प्राची, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं इस देश में जहां पर आम युवा बेरोजगार है। ये मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो शान शौकत से हजारों करोड़ रुपए के संपत्ति के दम पर, सत्ता के दम पर घूम रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। जय शाह जैसे उनके परिवार के लोगों को छोड़ दीजिए, तो इस देश में आम युवा न एग्जाम लिख पा रहा है, एग्जाम को लीक कर देते हैं ये लोग, न वो रोजगार पा रहा है, किसान लाठी डंडे खा रहा है। बेटियां जो है आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाबू बजरंगी, बाबा राम रहीम, प्रज्वल रेवन्ना और ब्रजभूषण शरण सिंह और सेंगर के ये सब भारतीय जनता पार्टी के अघोषित ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो जिस देश में आम इंसान इतना परेशान है, उस देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री क्या कहता है? 2 कौड़ी का इंसान। मैं कहता हूं, आपके दर्शकों से कहता हूं, अगर आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिला है, आप भी 2 कौड़ी के इंसान हैं। अगर आपके बच्चे का पेपर लीक हुआ है, आप भी 2 कौड़ी के इंसान हैं। आप किसान हैं, आपको न्यूनतम मूल्य नहीं मिल रहा है, आप 2 कौड़ी के इंसान हैं। माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, आप 2 कौड़ी के इंसान हैं। इस देश में जो पीडीए है उसमें ज्यादातर लोग 2 कौड़ी के इंसान हैं। और चाहे वो आदित्यनाथ हो या फिर पाठक जी हो, ये सिर्फ बता रहे हैं हम सब लोगों को कि इस देश में ये मुट्ठी भर सामंती लोग, अडानी जैसे पूंजीपति, इन सब के सामने आज इस देश के 140 करोड़ लोग 2 कौड़ी के इंसान हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए ना घनश्याम तिवारी जी, क्या ये सच नहीं है कि जब जब मुसलमानों की संख्या आपके वोट बैंक में बढ़ती है तभी आपकी सीटें बढ़ती हैं? क्या ये सच नहीं है कि जब मुसलमान एकमुश्त होकर आपको वोट देता है तभी आपकी पार्टी का जो मजबूत पलड़ा है वो भारी हो जाता है या उसकी सीटें बढ़ जाती हैं? चलिए पलड़ा देखते हैं। पिछले 10 साल में आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी को 1 रुपए का चंदा गया हो या नहीं दिया हो। या राजेश चौधरी जी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके घर परिवार, पूरे खानदान से भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख रुपए का चंदा नहीं गया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पिछले 11 साल में 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा मिला है। कोई भी आपका दर्शक, मैं किसी को बीच में नहीं टोक रहा था, सुनिए बात को। आपका कोई भी दर्शक इस बात को प्रामाणिक रूप से गूगल कर सकता है, जेमिनाई से पूछ सकता है, जीपीटी से पूछ सकता है। 15 से 20 हजार करोड़ का चंदा है। पलड़ा किसका भारी होगा?
जिसने देश में पुट्ठी भर पूंजीपतियों को देश की संपत्ति बेच करके एयरपोर्ट। नहीं, घनश्याम तिवारी जी, मैं तो आज सीटों की बात कर रही हूँ, आप लोगों के वर्चस्व की बात कर रही हूँ। मैं तो ये बात कर रही हूँ कि जब जब मुसलमान वोट आपकी तरफ शिफ्ट होता है तब तब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाती है। अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आप डिनाई कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। 15-20 हजार करोड़ का चंदा बटोरा देश में बेईमान पूंजीपतियों से, पलड़ा इनका भारी नहीं हुआ। समूची मीडिया को अपने मुट्ठी में कर दिया, प्रतिदिन हिंदू मुसलमान बहस दिखाया, पलड़ा इनका भारी नहीं हुआ। सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग किया, आधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में जोड़ लिया, चाहे आसाम देख लीजिए या अन्य जगह, पलड़ा इनका भारी। आखिरी बात 2024 के चुनाव में 400 पार का भारी पलड़ा लेकर के जो गली गली घूम रहे थे, बनारस से प्रधानमंत्री हारते रह गए। जहां जो आदित्यनाथ जी यहाँ पर तिवारी जी जिनका वोट लेते हैं, जिनके वोटों को लेकर आप मजबूत बनते हैं, जिनके वोटों की वजह से आपकी सीटें बढ़ जाती हैं, उनको एड्रेस करना तक घनश्याम तिवारी जी आज आप टीवी चैनल पर गवारा नहीं समझ रहे हैं। एक बार तो कम से कम मुझे बता दीजिए, एक बार तो कम से कम ये कह दीजिए कि हाँ, मुसलमानों का वोट जब हमें मिलता है तो हमारी पार्टी बढ़ जाती है। अब मिलता है तो कम से कम एक्सेप्ट तो कर लीजिए। आप तो उनको एड्रेस तक नहीं कर रहे हैं सर। आप ये कहना चाहती हैं कि अयोध्या में जब हम लोग जीते, भगवान राम का आशीर्वाद मिला, तो वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो फॉर्मूला है। भारतीय जनता पार्टी के बाद एक आप टोकिए मत, देखिए ऐसे हुज्जत में बहस नहीं होती। बोले। ये जो MY है, मोदी योगी का फॉर्मूला 2024 में तो फेल हुआ, अयोध्या में भी फेल हुआ, बनारस में भी फेल हुआ, कई जगह प्रशासन ने कुछ, अंतिम चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उस चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी नाको चने रगड़ के रह गई, लेकिन उनको वोट नहीं मिले। प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष मुजरा कर रहा है। ये धोखा सर, आप तो कुछ सीटें पकड़कर बैठे हैं, लेकिन मेरे पास तो उत्तर प्रदेश के सारे आंकड़े हैं और आंकड़े मेरे ये बता रहे हैं मुझे कि 2017 में आपको मुसलमानों का 40% वोट मिला था, तो आपकी सीटें रह गई थी 47। 2022 में 79% मुसलमानों ने आपको वोट किया, तो बढ़कर हो गई आपकी सीटें 111। 2024 में एक मुश्त मुसलमानों ने आपको वोट किया, 92% मुसलमानों ने आपको वोट किया, तो आपकी सीटें 80 लोकसभा सीटों में से 37 हो गई, जिनका दमखम आप दिखाते हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, बार बार बताते हैं कि आपने कैसे उत्तर प्रदेश में योगी को रोका है या बीजेपी को रोका है। तो सर कम से कम आंकड़ों को तो मत झुटलाइए, कम से कम एड्रेस तो कर लीजिए। ऐसा ना हो बुरा लग जाए शादाब जी को और MS खान जी को कि हम वोट करते हैं या हमारी कम्युनिटी वोट करती है और तिवारी जी एड्रेस तक नहीं कर रहे हैं यहाँ बैठकर। आपके दर्शक देख रहे हैं, उनके मैं विवेक पे छोड़ता हूँ। ये 1947 वाला भारत नहीं है जहां मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पार्टियां यानी कि जनसंघ और हिंदू महासभा अलग अलग वोटरों की बुनियाद पे सरकार चलाती थी। ठीक है शादाब जी, हर कोई वोट देता है। मैंने हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन घनश्याम तिवारी जी के आज वक्तव्य में मुसलमान शब्द का जिक्र नहीं होगा। ये जो 92% मुसलमानों ने वोट देकर 37 सीटें आपको उत्तर प्रदेश के लोकसभा में जिताई हैं, उनका जिक्र आप नहीं करेंगे। शादाब चौहान जी, ये कहीं आप लोगों का साइड इफेक्ट तो नहीं है? शादाब चौहान जी, आप तो ऐसे हो गए कि ना निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं। आप तो नुकसान बिहार में पहुंचा चुके, महाराष्ट्र में पहुंचा चुके और अब चिंताएं उत्तर प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। प्राची जी, हम एक राजनीतिक दल हैं, हम लोग जनता के बीच में जाकर के अपना पक्ष रख रहे हैं और जनता अगर हमारी बातों पर विश्वास कर रही है, हमसे प्रेम कर रही है, हमको बिहार में जिता करके भेजाया, उसके बाद हमको महाराष्ट्र में जनता का प्रेम मिला, उत्तर प्रदेश में जनता का प्रेम मिल रहा है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं। लेकिन ये विडंबना है। आज घनश्याम तिवारी जी को मैं थैंक यू बोलूंगा, थैंक यू सर। आज मेरे उत्तर प्रदेश के उन तमाम वोटरों का आपने आंखें खोल दी जो लोग आज भी कंफ्यूजन में थे कि सपा नाम तक भी नहीं लेंगे, 20% मुसलमानों का वोट लेंगे लेकिन हमारा नाम भी नहीं लेंगे, पीडीए में अल्पसंख्यक बोलेंगे, नाम भी नहीं लेंगे। मेरे नाम से नफरत है, मेरी दाढ़ी टोपी से नफरत है, मुसलमानों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। 7% यादव भाइयों को 20% मुसलमानों ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। क्या इस बार 20% मुसलमानों को 7% यादव भाई मुख्यमंत्री घोषित करेंगे? नहीं करेंगे। आपका चेहरा बेनकाब हो गया सर। ये सेकुलरिज्म के नाम पर, पीडीए के नाम पर आप फ्रॉड कर रहे हैं। मैं वोट डालने वाला रोबोट नहीं हूं सर, मैं मशीन नहीं हूं आपकी, मैं सियासी गुलाम नहीं हूं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब को अपना नेता स्वीकार कर चुका है और आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं, 2027 में मेरे समाज के बगैर आप 100 सीट ला करके दिखा दीजिए, 2032 में फिर चुनाव में वोट मांगना हमसे। आप ये आपका अहंकार ले डूबेगा। तेजस्वी जी का अहंकार बिहार में उनको ले डूबा
और आपका अहंकार आपको उत्तर प्रदेश में लेकर के डूबने वाला है। 17 में और 22 में जैसे सरकार बनी ना आपकी, वो ऐसे ही बनने वाली है, सिर्फ हवा में। आप मेरे वोट पर नेता अब नहीं बनेंगे, मेरे वोट पर मेरा नेता बनेगा। मेरे वोट पर तिवारी जी नहीं बनेंगे। जब मल्ला की अपनी पार्टी है, राजभर की है, ठाकुरों की है, यादवों की है, अगर मुसलमान अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है तो क्या परेशानी है? अब अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, अपने लिए कुर्सी लगाएगा और गर्व से उस कुर्सी पे बैठेगा। और अगर अखिलेश जी को अच्छा नहीं लगता तो उनको मुबारक। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, अब तो जवाब दे दीजिए। देखिए बुरा मान गए यहाँ, अब शादाब चौहान जी भी बुरा मान गए, एमएच खान जी भी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगी, वो भी बुरा मान गए। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन सर आपने जवाब नहीं दिया। अब शादाब जी और एमएच खान जी का तो जवाब दे ही देंगे कम से कम। भाई बुरा लगेगा ना, जिनके वोट से आपकी सीटें बढ़ती हैं, आपका कुनबा बढ़ता है, आप उनका नाम तक नहीं लेते हैं डिबेट में। प्राची पराशर जी, आपका ध्येय हो सकता है कि इस पूरी बहस को हिंदू मुसलमान, केवल आपका ध्येय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के जिन जिन ताकतों को अपने साथ लिया है, उनका गोल है कि इस देश में सुबह से शाम तक सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बहस हो। और हमने 11 साल में, आप गुलाम बन के रहूं तो फिर आपने टोकिए मत, मुझे अपनी बात रखनी। मैंने सबकी बात बड़े धैर्य से सुनी, तो प्लीज टोकिए मत। बोले तो सर, बोले, मैं तो नहीं टोक रही हूँ आपको, बोले। बिल्कुल। तो इस देश के लोगों को पता है कि इस देश में मोदी जी जो कि आलिशान जीवन जी रहे हैं, 8 करोड़ 12 करोड़ की गाड़ी, लाखों के सूट पहन रहे हैं, जय शाह बीसीसीआई के हेड बने हुए हैं, 15,000 20,000 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिलता है। उसमें प्रतिदिन हिंदू मुसलमान बहस कराइए, प्रतिदिन हिंदू मुसलमान बहस कराइए, लोगों के रोजगार महंगाई के बारे में मत बात कीजिए और ऐसा साबित कीजिए कि सिर्फ कुछ लोग ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। 2022 के चुनाव में इन लोगों ने, शादाब भाई की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ा था, किसी ने रोका तो नहीं था। आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, जब समूचा आंध्र प्रदेश था, बाद में तेलंगाना बना, क्या ये 100 सीटों पे चुनाव लड़ते हैं? टीवी पर आकर के भाषण देना एक बात है, लेकिन ये कहना कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हमने बिल्कुल जमीनी बातों पर, रोजगार, महंगाई, कॉन्फिडेंस हाई है ना, बिहार और महाराष्ट्र में मजा चखा दिया है इन्होंने इस बार इंडिया अलायंस को। इन्होंने वोट तो कम से कम छिटक लिए हैं, ये तो आप जानते हैं। और ऐसे भी क्या नाराजगी है घनश्याम तिवारी जी, यहाँ हिंदुओं का तो नाम ही नहीं लिया मैंने, मैं तो मुसलमानों की बात कर रही हूँ जिनका वोट आप पाते हैं। आप तो नाराज हो जा रहे हैं बार बार जब भी मैं उनका नाम ले रही हूँ, आप तो उल्टा फायर हो जा रहे हैं। यहाँ तो मैं किसी नफरत की बात ही नहीं कर रही, मैं तो उस वोट बैंक की बात कर रही हूँ जो आपके साथ इंटैक्ट दिखता है, जो आपके साथ लॉयल है। अच्छा चले मैं सवाल को पलट देती हूँ। क्या आप ये डिनाई करेंगे कि मुसलमानों का वोट आपको नहीं मिलता है? तो फिर बताइए किसको मिलता है, बोले। किसी समाज को उतना वोट नहीं मिलता इनको। कॉन्फिडेंस तो कुलदीप सिंह सेंगर का भी बहुत हाई है। और अगर किसी दल का, हम समाजवादी पार्टी, हम उत्तर प्रदेश में हमें जनता का भयंकर समर्थन मिलता है। ये लोग, इन लोगों की पार्टी को तेलंगाना में क्या इतना समर्थन मिलता है? 100 सीटें तेलंगाना में लड़ पाए। तो इंसान जो अपनी जड़ में मजबूत नहीं है, वो दूसरी जगह जाकर के जो भी कहना चाहे कह सकता है, आजादी है। लेकिन क्या ये लोग बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर के जो कुलदीप सिंह सेंगर कर रहा है, जो आदित्यनाथ ने शंकराचार्य के साथ किया, ठीक है शादाब जी एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर एमएच खान जी फौरन मैं आपके पास आ रही हूँ। एक छोटा सा जवाब आप ही दे पाएंगे घनश्याम तिवारी जी इनको? मैं आ रही हूँ, फिर एमएच खान जी फौरन आप बोलिएगा, लंबा बोलिएगा और पूरा जवाब दीजिएगा। बोलें शादाब जी। प्राची जी, ये बड़ी विडंबना है कि घनश्याम भाई को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम लोग ठेकेदार भी रहेंगे, आपका नाम भी नहीं लेंगे, आपको हम डरा करके वोट लेंगे। लेकिन अब हम डर करके वोट देने वाले नहीं है। आपका सेकुलरिज्म आपको मुबारक। साक्षी महाराज को राज्यसभा आप भेजें, आप सेकुलर रहते हैं। एक व्यक्ति सुनील सिंह ने कहा मुस्लिम महिलाओं को कब्र से निकालकर रेप करेंगे, वो आपकी पार्टी में है, सुनील सिंह नाम है उसका। क्या आपके अंदर हिम्मत है उसको पार्टी से निकलवाने के अखिलेश यादव से? आपका सेकुलरिज्म आपको मुबारक। मुजफ्फरनगर दंगे, तमाम चीजें सबने देखी हैं। और ये अहंकार सर टूटने वाला है, अहंकार किसी का नहीं रहेगा। हम 10 साल से ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों ने पिछले चुनावों में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और इस चुनाव में पहले तो ये कहते हैं कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका वोट नहीं है। जब ये चुनाव हार जाते हैं कहते हैं आपकी वजह से हारे। हम कह रहे हैं हम वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं। अब ये एमएच खान जी समझाएंगे सर, ये एमएच खान जी समझाएंगे। ये जो डिबेट है बड़ी गंभीर हो गई है। एमएच खान साहब क्या देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश का भविष्य? मुसलमान एक मुश्त कहीं पर जाएगा या बटेगा? नहीं प्राची जी, देखिए सबसे पहले तो मैं घनश्याम तिवारी को पढ़ा लिखा आदमी समझता हूं, लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से 2 कौड़ी के लोगों को बताया, पीडीए के लोग 2 कौड़ी के हैं, 140 करोड़ लोग जो है 2 कौड़ी के हैं। ये अपमानजनक भाषा है, मैं इसका विरोध करता हूं। और घनश्याम तिवारी जी से कहूंगा कि माफी मांगे।
गलत बात कर रहे हैं। इनके मुंह से मुसलमान शब्द नहीं निकलवा पाई आप। मुसलमानों का वोट 20% है, 19 नहीं 20% है। मुसलमान वोट इनको 2 बार से 3 बार दे दिया। वो समझ रहा है 110 एमएलए के ऊपर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुसलमान अब उसके साथ जाएगा जिसके पास वोट होगा। 20% नहीं 22% वोट बहुजन समाज पार्टी के पास है, और 20% वोट अगर मुस्लिम समाज का मिलता है तो हो जाता है 42%। अब इनको आजमा के देख चुका है। अब इनको मुसलमान नाम से ही नफरत हो गई है। मुसलमान कह नहीं पा रहे हैं, पीडीए कह रहे हैं। पीडीए में क्या है, ए माने क्या है, अल्पसंख्यक नहीं होता, अल्पसंख्यक बहुत चीजें होती है। और शर्मनाक बात यह है कि वोट भी ले रहे हैं, नाम भी लेना चाहते हैं और गणित समझा रहे हैं। कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं घनश्याम तिवारी जी आपका नाम क्या है, तो ये कह रहे हैं मैं फला गांव का रहने वाला हूं। अरे भाई सवाल का जवाब दो ना भाई, पढ़े लिखे आदमी हो, आप बताओ ना वोट कहां से आएगा। 7%, 8% वोट वाला 20% वोट वाले का आप किसी भी मुसलमान को, समाजवादी पार्टी आज तक किसी भी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। समाजवादी पार्टी जब 110 सीटें पाई, 110 सीटों में 8 एमएलए ब्राह्मण जीत कर गया है। 8 एमएलए में 3 एमएलए बीजेपी में चले गए, बच गए 4 एमएलए वाले को अपोजिशन लीडर बना दिया भाई इन्होंने। मुसलमानों को हक नहीं दिया। मुसलमान अब कहां जाएगा, कूद पड़ेगा। मुसलमान अब समझ चुका है, उसी के साथ जाएगा जिसके पास। लेकिन एमएच खान जी, आपकी हालत तो इनसे भी ज्यादा बुरी है। आपकी हालत तो भारतीय जनता पार्टी से भी बुरी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको मिला कुल 6% मुसलमानों का वोट और 8% ले गए भारतीय जनता पार्टी वाले। आप किस बिना पर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार ये एकमुश्त वोट आपको मिल जाएगा, जबकि इस बार तो पतंग वाले, हरे रंग वाले अपने रंग को गहरा करने के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आ रही हो फिर तिवारी जी? प्राची जी, आप बात सोचिए। देखिए, जब आप ये बात कहती हैं तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि हमारा 10 रुपया मिलाने के बाद 100 रुपया नहीं हो रहा है, जब हम 90 रुपया मिलाएंगे तब 100 रुपया होगा, तो ये कौन पार्टी खड़ी रहेगी इनके साथ? 7 से 8% वोट है समाजवादी पार्टी का, यादव लोगों का है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 3 मरतबे जोड़ चुके मुसलमान, 3 मरतबे पार्लियामेंट, विधानसभा और राज्यसभा सब में जोड़ चुके, और इनकी सीटें नहीं बढ़ रही हैं। भाई 6% को 90% करने के लिए आपको 80%, 85% मुसलमान वोट की जरूरत है। अब कैसे लेकर आएंगे एमएच खान जी? गणित तो आप ही मुझे समझाएंगे। मैं अनिल जी आपके पास आ रही हूँ। आज सारे सवाल घनश्याम तिवारी जी से ही है। एक छोटा सा रिएक्शन बस मैं उनका ले लूं, फिर अनिल जी आपके पास फौरन आ रही हूँ। घनश्याम तिवारी जी, भाई यहाँ एमएच खान जी को और शादाब जी को इस बात से गिला शिकवा है आपसे या नाराजगी है कि अब्दुल सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए ही क्यों है, और फिर भी आप उसका नाम नहीं लेते? 2 बातें हैं। पहली बात तो एमएच खान जी वरिष्ठ राजनेता हैं और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो बात को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की नज़र में इस देश का पीडीए और इस देश के 140 करोड़ लोग 2% के लोग हैं, क्योंकि ये सिर्फ 2 मुट्ठी भर लोग। पीडीए वाले 2% के लोग हैं। आप मेरी बात मत टोकिए। एमएच खान जी, भारतीय जनता पार्टी की नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में, भारतीय जनता पार्टी की नजर में देश के 140 करोड़ लोग आज 2% के लोग हैं। जब ब्रजेश पाठक ने ये बात कही तो उन्होंने ये ऐलान किया। जब ब्रजेश पाठक ने कहा ये बात, उन्होंने ऐलान किया। जब आपका गुस्सा ब्रजेश पाठक के लिए होना चाहिए, 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 आपका गुस्सा, आपका गुस्सा ब्रजेश पाठक के लिए। अच्छा रुक जाए एमएच खान जी, शब्दों की मर्यादा रखते हैं और एक दूसरे पर पर्सनल नहीं जाते हैं। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश तो सबसे पहले आप ही ने की ना। उन्होंने तो कहा कि मुसलमानों का वोट अगर समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा तो उनकी पार्टी 2% की पार्टी नहीं रहेगी, यानी खत्म हो जाएगी, धड़ाम से गिर जाएगी, प्रधानी का चुनाव भी नहीं जीत पाएगी। आपने सीधा इसे पीडीए से जोड़ दिया। पहले तो मैं एमएच खान जी से ऐसी उम्मीद नहीं करता था, ये पैरवी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें। मैं इनसे ऐसी उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, पहली बात। दूसरी
जवाब हो रहा है तो नहीं दोगे तो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। दूसरी बात, हक हुकूक दोगे नहीं मुसलमानों का, समाजवादी पार्टी की ज्वाइन करेंगे। नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, 2% वाले शब्द को वापस ले लीजिए आप। नाराज मत होइए, नाराज मत होइए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। खत्म हो जाएगी। ब्रजेश पाठक को कहिए, ब्रजेश पाठक को कहिए, ब्रजेश पाठक आप हो सकते हैं 2% के। ब्रजेश पाठक, मैं 2% का नहीं हो सकता। ब्रजेश पाठक तो यही कह रहा है, मैं तो लाखों करोड़ों का हूँ। ओके, आप 2% हो सकते हैं। ब्रजेश पाठक मेरे लिए ये शब्द का इस्तेमाल बहुत दुखदायी है। अच्छा रुके, वापस एमएच खान जी रुके, एमएच खान जी अनिल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास जाना है। एमएच खान जी, लेकिन घनश्याम तिवारी जी ये गणित बड़ा अजीब है। जिनके वोट को आप एड्रेस करने से डिनाई कर रहे हैं, जिनका नाम तक आप नहीं ले रहे हैं, अगर आपकी पार्टी को कोई कह दे तो आप सीधा उनके नाम से जोड़ दे रहे हैं। ये तो गलत है ना। ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सा मैथमेटिक्स है? वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी को कह रहे हैं और आप सीधा उन्हें पीडीए और मुसलमानों से जोड़ दे रहे हैं। के लिए नहीं बोला ब्रजेश पाठक ने, मुसलमानों के लिए नहीं बोला। ब्रजेश पाठक जो है मुट्ठी भर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रजेश पाठक मुट्ठी भर लोगों को एमएच खान जी रुक जाए, बोले घनश्याम जी एक चीज क्लियर कर दीजिए ना। 2% बोलना है नहीं बोलना है? नहीं घनश्याम जी, एमएच खान जी वो किसी को पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, वो आप लोगों को नहीं बोल रहे हैं, पर्सनल नहीं बोल रहे हैं, वो अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहे हैं। रुक जाए एमएच खान जी, रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। घनश्याम तिवारी जी फौरन बोले, आवाज डाउन रखें, अनिल जी इंतजार करें, फिर बोले। ब्रजेश पाठक उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस देश के गरीब को, पिछड़े को, दलित को, मुसलमान को, अल्पसंख्यक को, बेटियों को 2% का मानता है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने 15 से 20 हजार करोड़ चंदा पिछले 11 साल में जमा किया है। और इसमें एमएच खान जी कितना भी नाराज हो जाएं, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का सच है। उनकी नजर में आज देश का आम आदमी, आप वोटर हैं, आपको साबित करना पड़ेगा कि एसआईआर के माध्यम से कि आप फर्जी तो नहीं है। तो देश के आम नागरिक को हमारे कंधों पे चढ़कर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश के आम आदमी को 2% का समझती है। ब्रजेश पाठक का बयान इस चीज को साबित करता है। ड्रिल कर रहे हो। अच्छा ठीक है घनश्याम तिवारी जी, बातों बातों में ही सही। चलिए, एक बार आपने मुसलमानों का नाम तो लिया, अभी तक तो आपने मुसलमान शब्द को छुआ भी नहीं था, लेकिन बातों बातों में सही, एक बार कम से कम आपके मुंह से निकला तो सही। अब अनिल दुबे जी, आप मुझे बताइए भाई, अगर मुसलमानों का वोट मिलता है घनश्याम तिवारी जी को, तो एनडीए को क्या दिक्कत हो रही है? मिलने दीजिए, प्रतिनिधित्व देता नहीं है एनडीए, खासकर आपकी सहयोगी पार्टी देती नहीं है, और इनकी वोट बैंक पर भी नजर है। देखिए प्राची जी, निसंदेह मुस्लिम समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है। और जो पाठक जी ने कहा कि अगर मुस्लिम समाजवादी पार्टी को छोड़ दे तो उनकी हैसियत कमज़ोर हो जाएगी, उनका आशय इस बात का है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम इस देश का बड़ा वोट बैंक है और वो उसकी अपनी राय है कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे। और वैसे राष्ट्रीय लोकदल धर्म की, जाति की, संप्रदाय की राजनीति नहीं करता है। हमारे लिए हिंदू भी और मुसलमान, हमें दोनों लोग वोट करते हैं, और वो संविधान भी जाति की और धर्म की छूट नहीं देता है, ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल को, जहाँ भी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी वे पिछले में जो पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे उसमें राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन को सफलता मिली थी। तो हिंदुओं ने और मुसलमानों ने, सभी ने वोट दिया था, विधानसभा में भी वोट दिया था। तो हम लोग तो सबको लेकर के चलने की बात करते हैं और इसी मंतव्य के हैं कि जाति और धर्म की चूंकि संविधान में भी छूट नहीं है, तो हम लोग भी ना ही करें, सबको लेकर के चलने की बात अगर हो तो ये ज्यादा उचित हो। लेकिन कहाँ आप सबको साथ लेने की बात करते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में 92% मुसलमानों ने वोट किया है समाजवादी पार्टी को, बचा 8%। अब उसमें से बांट लीजिए कितना आपको गया, कितना बसपा को गया और कितना चला गया भारतीय जनता पार्टी को, कितना चला गया सुभाषपा को। अगर इतना ही सबको साथ लेकर आप चलते हैं, अभी सब धर्म और मजहबों की आप बात करते हैं, तो ये 92% वोट ना जाता समाजवादी पार्टी की तरफ, कुछ आपकी तरफ भी मुड़ जाता अनिल दुबे जी, लेकिन नहीं मुड़ा। मैंने प्राची जी, मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन जिस दिन छोड़ेगा तो समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी। जनता जिसको भी छोड़ देती है वो उस पार्टी की स्थिति खराब हो जाती है। यही बात तो पाठक जी ने कही है, इसमें गलत क्या है? नहीं तो क्यों छोड़ेगा अनिल दुबे जी, तो समझा दीजिए। उत्तर प्रदेश अच्छा, एक फॉर्मूला आज आप समझाई दीजिए, फिर मैं राजेश जी से भी यही फॉर्मूला जानूंगी। क्यों छोड़ेगा?
ऐसा क्या कर दिया आपने मुसलमानों के लिए कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल छोड़कर वो कमल के साथ आ जाएगा, या पतंग से आपको बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं? देखिए प्राची जी, आप ये बताइए कि देश में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे देश में हो, जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उनका लाभ कोई केवल हिंदू के लिए है क्या? एनडीए की सरकार में सभी वर्गों को समान रूप से सुविधाएं मिल रही हैं और उनका भी विकास हो रहा है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। वो तो अनिल जी आप 2014 से कर रहे हैं, ये तो आप 2014 से कर रहे हैं, फिर भी 2024 में आपको वोट नहीं मिला। आप 2014 से यही दावा करते हैं, सबका साथ सबका विकास। देखिए 2014 से ही जब भी आपके सामने प्रश्न रखा जाए, एनडीए की किसी भी पार्टनर से प्रश्न रखा जाए, तो आप यही बताते हैं कि हमारी सारी योजनाएं सबके लिए हैं, लेकिन वोट तो फिर भी नहीं मिला ना। 92%, बड़ा 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 वोट है मुसलमानों का। नहीं प्राची देखिए, नहीं बिल्कुल वोट बड़ा वोट बैंक है, मैं कहा, मैं तो खुद कह रहा हूं। लेकिन आप इस बात को भी रखिए कि जब पिछले लोकसभा का चुनाव हुआ था तो विपक्ष के लोगों ने एक जो षड्यंत्र रचा, कहा संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा, और वो बात मैंने पहले भी आपके भी चैनल पे मैंने इस बात का जिक्र किया कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस सवाल का जवाब सही ढंग से इनके लोग नहीं दे पाए। लेकिन जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन्होंने प्रवेश किया तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने उसको रोकने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका वो कुछ मैं फिर राजेश जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, उसका जवाब ले लूं जरा घनश्याम जी से, फिर आप बताइएगा क्या कैलकुलेशन आपकी पार्टी ने लगाई है। लेकिन घनश्याम जी बता दीजिए, कॉन्फिडेंस देख रहे हैं आप राजेश चौधरी जी का और अनिल जी का? कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है इनका इस बार, ये बार बार बता दे रहे हैं कि आपका कोर वोट बैंक आपसे छिटकने वाला है। देखिए, मैं अगर आपका कोई दर्शक बेसिक गूगल सर्च करे तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक कौन है, तो उन्हें दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है जो मुख्यमंत्री जी अपनी जाति बताते हैं, ब्रजेश पाठक जी अपनी जाति बताते हैं, मुट्ठी भर लोग जिनका समाज पे दबदबा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं छिटकने वाला है। अब सवाल ये कि जो बचे हुए लोग हैं जिन्हें कि ब्रजेश पाठक 2% के लोग समझते हैं, नहीं, इस देश में किसान वोट बैंक को घनश्याम जी आप जो है मुट्ठी भर मानते हो। इस देश में किसानों को आप मुट्ठी भर वोट बैंक मानते हो। इस देश में सारा किसानों का समर्थन है एनडीए को। नहीं बोला था, नहीं, किसान गरीब ये मुट्ठी भर वोट बैंक है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप इसको जातियों में संविधान विरोधी बात आप कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। नहीं, मैंने आपने गलत बात कही इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अपने समय पे रखिए। इस देश में चौधरी साहब की जो पार्टी है वो इस समय एनडीए के साथ खड़ी है। आप अपने समय पे अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, मैं अपनी बात नहीं, आप बताइए, आप इस देश में किसानों को मुट्ठी भर वोट कहने की बात कर रहे हैं। आपको इस देश के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उनकी नजर में जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है वो 2% का है। कौन दे रहा है? पिछड़ा दे रहा है, दलित दे रहा है, मुसलमान दे रहा है, अल्पसंख्यक दे रहा है, बेटियां दे रही हैं, बेरोजगार दे रहे हैं, किसान दे रहे हैं, जो लोग परेशान है, पेपर नहीं लीक से परेशान है वो दे रहे हैं, जो महंगाई से परेशान है वो दे रहे हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं करा पा रहे वो दे रहे हैं, जो अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे वो दे रहे हैं, जिनका संविधान विश्वास है वो दे रहे हैं। इन लोगों को ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी 2% का आदि मानती है। इन सब लोगों को ब्रजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी 2% का आदि मानती है। घनश्याम तिवारी जी, वैसे तो आप अक्सर मुद्दे पर बोलते हैं, लेकिन न जाने आज ऐसा क्या है कि आप आज सिर्फ गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे हैं, और जिन मुट्ठी भर लोगों का दावा आप कर रहे हैं सर, उन मुट्ठी भर लोगों के दम पर 2022 में सरकार बना ली भारतीय जनता पार्टी ने। भाई 255 सीटें आई थी कि नहीं आई थी? आपकी रह गई थी 111। भाई जिन मुट्ठी भर लोगों की आप बात कर रहे हैं, 2017 में उनकी सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी? तो ये मुट्ठी भर लोग बड़े भारी पड़ जाते हैं कभी कभी आप पर। मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, शायद आपने सुना नहीं, आपके दर्शकों ने सुना होगा। पहले 2 बातें, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ और ये मुद्दे की बात है कि उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नेता अच्छा जवाब देते हैं राजेश जी है कि देश के पिछड़े दलित मुसलमान नहीं 2024 में उन्होंने अपने खाते में दलित पिछड़ों को भी जोड़कर दिखाया था। तो फिर कौन सा मैथमेटिक्स आप लगा रहे हैं जिनको धड़ाम गिरने की बात कर रहे हैं? ये कहा कि अगर इस वर्ग के लोग आपके साथ न रहे तो आपकी हैसियत खराब हो जाएगी। उनका आशय इस तरह का है। राजेश जी बोले, वो राजेश जी भी बोलेंगे, लेकिन मैंने भी सुना वो उन्होंने इस तरह की बात की। ठीक है बोले। देखिए मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहूंगा, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। काफिला अडानी के पास है, काफिला अडानी के पास है, लूटने की बात ही नहीं है। बीच में मत बोलिए, मैं बहुत बीच में बोलता हूँ, फिर बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दी जाए सम्मान पूर्वक। मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, ऐसा मत करिए। और इनकी मजबूरी क्या है मुसलमान वोट को रखने के लिए? तिवारी जी तो ब्राह्मण समाज से आते हैं, मैं जहां तक समझता हूँ, तिवारी लिख रहे हैं तो ब्राह्मण ही होंगे। इनको रामायण जलानी पड़ती है, देश की राजधानी के अंदर रामायण जलानी पड़ती है, इनको आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने पड़ते हैं, इन्हें संभल के दंगाइयों के साथ खड़ा होना पड़ता है। इनके राज्य में 1100 से अधिक दंगे 2012 से 2017 तक होते हैं, केवल और केवल मुसलमान वोट हासिल करने के लिए। दूसरा कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। जहां कोई एक्टिविटी इलीगल होगी वहां जाकर के ये जाति की बात करते, हम नहीं करते। हमने कभी नहीं कहा कि हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, मुसलमानों के लिए ये नहीं करेंगे, पर ये जरूर कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के लिए ये करेंगे। पीडीए का क्या मतलब है? बांटने का काम कर रहे हो। अरे जो बटेगा वो कटेगा, ये जानता है उत्तर प्रदेश का निवासी और देश का निवासी। ना बटेंगे ना कटेंगे, एक रहेंगे। और जो इस देश को तोड़ने की बात करेगा, इस धर्म पर कुठाराघात करने की बात करेगा, राम मंदिर में कौन, राम भक्तों पर किसने गोलियां चलाई थी? केवल मुस्लिम वोट बैंक के कारण तिवारी जी आपने बर्बरता पूर्वक हमला किया, निर्दोष राम भक्तों को, कार सेवकों को गोलियों से छलनी कर दिया, सरयू का पानी खून से लाल करने का काम आपने किया है तिवारी जी। मुसलमान वोट की इसलिए बात करते हो आप, आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है। और जो बिहार के अंदर हुआ है M-22 का फैक्टर, वही उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। नहीं राजेश जी, मुझे लगता है ये 92% का आंकड़ा आपको भी बड़ा परेशान कर रहा है। ये 92% वोट बैंक जो एक मुश्त समाजवादी पार्टी को चला गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसने आपको बड़ा परेशान किया, इसीलिए आप डोरे डाल रहे हैं, इसीलिए नैरेटिव सेट कर रहे हैं। हम कोई डोरे नहीं डाल रहे, हम हर भारतवासी के अधिकारों की चिंता करते हैं, हम हर देशभक्त के अधिकारों की चिंता करते हैं। हमें किसी वोट बैंक की कोई परवाह नहीं है। मेरा वोट बैंक कोई कम थोड़े नहीं है। हमने इनको 2017 के अंदर पराजित किया, उसके बाद 2019 में पराजित किया, 2022 में किया, और 2024 में जिसकी ये कहते हैं तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शान से सरकार बनी है और देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इसमें कौन सी बात है? कौन अच्छा ठीक है, लेकिन बुरा फंसे हैं घनश्याम जी। इधर से राजेश जी कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, उधर से शादाब जी कह रहे हैं कि आप हमें किसी लायक नहीं समझते हैं। अब आप ही बता दीजिए आपकी पॉलिटिक्स है क्या? फिर आ रही हूँ शादाब जी आपके पास। आ रही मैं क्योंकि इतना ज्यादा 92% 90%, तो मैंने आपके दर्शकों की तरह गूगल किया। आपको मुसलमान वोट मिलता होगा 92%, तो वो आपको भारतीय जनता पार्टी का प्लीज, यदि आपको मुसलमान वोट 92% मिलता है तो वो आपको मुबारक। हमें जो पसंद करते होंगे वो हमको वोट देंगे। अरे आप हिंदू मुसलमान करते हो इसलिए तो मुसलमान आपको ज्यादा मिल रहा है, तो हिंदुओं भी तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है मित्र। अच्छा बोले 2027 फिर आ रहा है, आपका कोई दर्शक, फिर कोई बात नहीं है, फिर दोबारा मैदान में आएंगे और देखिए योगी जी फिर तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है राजेश जी, बोलने तो दे, उनको जवाब तो देने दे। हाँ बोले। आपका कोई दर्शक अगर गूगल करेगा तो उसे CSDS का सर्वे दिखाई देगा जो कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 80% ब्राह्मणों का, 80% से अधिक ठाकुरों का और अन्य ऊंची जातियों का वोट मिला। तो जो यहाँ 92% किसी को आंकड़ा दिखाई नहीं दिया। एक से पीछे मत टोकिए, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत, घबराइए मत। अरे भाई घबराइए मत, 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 घबराइए मुसलमानों के, अरे घबराइए मत, डर क्यों रहे हैं भाई? बात सुनिए, छोटे भाई का आंकड़े सुनिए, आंकड़े पजामा पहन करके जालीदार टोपी, आंकड़े सुनिए भाई, आंकड़े सुनिए। मेरे दलित का गला काटने का काम करते हैं, दलित की बेटियों को जब जिहाद कहते हैं ले जाने का काम करते हैं, OBC पर हंगामा करने का काम करते हैं, जो लोग गला काटने का काम करते हैं उनके साथ मेरा दलित भाई जाएगा। अच्छा बोलने दीजिए राजेश चौधरी जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर शादाब जी को भी आना। बोले इतना डर गए कि मैंने एक आंकड़ा जो कि CSDS का आंकड़ा है, प्राची जी आपका आंकड़ा किसका है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने CSDS का आंकड़ा रखा कि उत्तर प्रदेश में राजेश जी रुक जाएं, बोले घनश्याम जी, बोले। CSDS का आंकड़ा जो कि पब्लिश्ड है वो कहता है कि 80% ऊंची जातियां भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं। ये CSDS का पब्लिक आंकड़ा है, आप सर्च कर सकते हैं। तो मुट्ठी भर लोगों के दम पर आप देश के पीडीए समाज को 2% का बोलेंगे और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इसका जवाब नहीं दूंगा, तो ये गलत बात है।
आपने देश के 140 करोड़ लोगों को 2% का कहा है। ये ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए, ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए, ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उससे इस्तीफा लेना चाहिए। ब्रजेश पाठक को माफी मांगनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा देना चाहिए। आप देश के पिछड़ों को, दलितों को, गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, बेटियों को 2% का कह रहे हैं। आप देश के पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, बेटियों को 2% का कह रहे हैं। इसके लिए ब्रजेश पाठक को रुक जाइए राजेश चौधरी जी और घनश्याम तिवारी जी रुक जाए। मैं शादाब जी को चर्चा में ले आती हूँ, उनका आना बड़ा जरूरी हो गया है। ये भी तो देखिए ना घनश्याम जी, आपने इनका वोट तो काउंट कर लिया, आपने जातियां तो काउंट कर ली, लेकिन फिर भी मुसलमानों को काउंट करना भूल गए आप। फिर भी आप काउंट करना भूल गए। चलिए आप डिनाई कर दीजिए कि आपको 92%, मैं बता रही हूँ ना आपको, आप मुझे बताइए क्या आपको 92% मुसलमानों का वोट नहीं मिला? आप डिनाई कर रहे हैं क्या आपको एक मुश्त मुसलमानों ने वोट नहीं किया? हमें 100% मुसलमानों ने वोट किया। हमें तो फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? मैंने कहा फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? फिर बार-बार मेरे आंकड़ा कोट करने में तिवारी जी इतना काहे भड़क जा रहे हैं आप? आपको तो खुशी-खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए। शादाब जी हमें 100%। अरे सुन लीजिए घनश्याम भाई, आप तो अभी ज्ञान दे रहे थे चुप होने का, आप तो ज्ञान दे रहे थे, अब आप बोलने नहीं देंगे। आपका ज्ञान कहाँ जा? घनश्याम जी रुक जाए, बोले तो ज्ञान दे रहे थे, अब क्या हुआ ज्ञान? क्या हुआ ज्ञानी बाबा, क्या हुआ? आप तो ज्ञान दे रहे थे चुप रहने का, आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद बीच में बोल रहे हैं, आप तो ज्ञान दे रहे थे। अरे आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आपकी पढ़ाई, आपका तो ज्ञान दे रहे थे चुप रहने के लिए। आप सुन लीजिए सर, अभी एक शेर पढ़ा राजेश चौधरी जी ने कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों की रहजनी से नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो बीजेपी अगर ये आप उन्हीं का शेर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का शेर ये बोल रहे हैं, गजब मीटिंग है भाई। अरे आप अगर पलट के अभी आप उनका शेर रिपीट कर रहे हैं। आप बीजेपी की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं सवाल बीजेपी से कर रहा हूँ, परेशानी घनश्याम भाई हो रही है। मैं सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ, परेशान घनश्याम भाई है। सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ, परेशान घनश्याम भाई है। ये कौन सा रिश्ता है सपा और बीजेपी का सर? बोलने दीजिए मुझे। हाँ, तो मुझे रहजनों से नहीं, अगर बीजेपी ने बुलडोजर का दुरुपयोग किया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वालों को अगर उनसे मुकदमा लेने की बात वापस की, तो समाजवादी पार्टी जिसको हमने वोट दिया था, कितने आंदोलन किए मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे? मस्जिद मदरसे खानका को टारगेट किया गया, कितने आंदोलन किए अखिलेश यादव जी ने? हमारे कारोबार को, कुरैशी भाइयों बुनकरों के कारोबार को तबाह कर दिया, कितने आंदोलन किए इन लोगों ने? हमें तो उनकी रहबरी पे सवाल है। मेरा वोट लेने वाले लोग जो मेरे वोट का ठेकेदार बनते हैं, वो मेरे मुद्दों पर खामोश है, न सदन में न सड़क में। इसीलिए हमने कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। अब अब्दुल ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार किसी मुसलमान को सीएम चेहरा बनाएगी? 100% वोट मिला, अच्छी बात है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप घोषित करिए कि हम एक मुसलमान को बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। इनको सिर्फ ये लगता है मुसलमान हमारा वोट बैंक है, ये हमारा सियासी गुलाम है, ये मजदूर है, हम इनका ना नाम लेंगे, ना सम्मान देंगे, ना मंचों पे जगह देंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमको टारगेट करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये भी मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी में और सपा में क्या फर्क है? सुनील सिंह को अपनी पार्टी से निकलवाइए घनश्याम जी, फिर अच्छा लगेगा। आखिरी बात, आपने महंगाई बेरोजगारी की बात की, बहुत अच्छा लगा। अखिलेश यादव जी ने महंगाई पर कितनी बार आंदोलन किया है? मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए कि पूरा यूपी 111 विधायक, 37 सांसदों ने उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ दिया, महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ। रुक जाए शादाब जी, आप इनको मंदिर का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोगों को बुरा लग जाएगा। अब जाएं तो जाएं कहाँ? घनश्याम तिवारी जी, क्या हो रहा है? फिर आ रही है अहमद खान साहब, ये क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये बेवजह की बातें नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो रोजगार नहीं दे पा रहा, महंगाई से लड़ नहीं पा रहा, जिसका जो प्रशासन है, अत्याचार कर रहा है, यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग मजबूत हैं। और शादाब जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ओवैसी जी ने अपनी लोकसभा की सीट जो है उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर दी है। गजब लोग हैं भाई, जहां पर खड़े हैं वहां पर तो अपना प्रतिनिधित्व देखते नहीं है, और दूसरे लोगों को जाके प्रवचन देते हैं। ओवैसी जी और उनके भाई ने उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को क्या गिफ्ट किया है भाई? गजब लोग हैं। ये प्रवचन देना बंद कीजिए। हम लड़ते हैं,
हम उत्तर प्रदेश के लिए लड़ते हैं, इस बुनियाद पे लड़ते हैं, इस बुनियाद पे लड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। और 2024 में हम लड़े, बीच में मत टोकिए, बीच में टोकने से 2024 की बात बदल नहीं जाती है। देखिए, बहुत सरल सी बात है, उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 400 पार का नारा दिया, संविधान बदलने की, थक गए या बैठ गए हैं? उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारत का इंसान थकता नहीं है। अब बैठ गए हैं। जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता अंग्रेजों के साथ गलबैया कर रहे थे, उनकी चापलूसी कर रहे थे। तिवारी जी, आज तो आपने इतिहास से लेकर प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर सारे लोगों के दर्शन करा दिए आज आपने। लेकिन आपने जो मेन मुद्दा है, पूरा डिबेट खत्म होने को आया, आपने उस पर एक शब्द नहीं बोला। भाई राजेश चौधरी जी, अगर ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप राम मंदिर नहीं जाते क्योंकि आपने अपीजमेंट वाली पॉलिटिक्स करनी है, तो क्या गलत कह रहे हैं? मेरा नाम घनश्याम है भाई, मेरा नाम घनश्याम है। ये भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनते हैं। हमारे देश में हर घर में हमारे देश में हर घर में भगवान है, खुदा है, और भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। आप तो बाबर से भी लड़ रहे थे, आप तो हुमायूं से भी लड़ रहे थे, आप तो तब नहीं, आप भी लड़ रहे थे साहब सबसे। अंग्रेजों की चापलूसी करने वाले लोग लड़ाई की बात नहीं करें। अंग्रेजों की गुलामी चापलूसी करने वाले लोग, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले लोग प्रवचन न दें। संघर्ष के अच्छा, रुक जाएं राजेश चौधरी जी, एक सेकंड रुक जाएं। देखिए, घनश्याम तिवारी जी को आपने कवर दे दिया सर यहाँ जाने अनजाने में। वो बता ही रहे थे, राम मंदिर की बात समझा ही रहे थे हमें, आप आ गए बीच में। वो बता रहे हैं, वो कुछ इस पे तर्क दे रहे थे, आप ही ने सवाल पूछा था, फिर एमएच खान जी को ला रही हूँ चर्चा में। घनश्याम तिवारी जी बोलिए, घर घर में मंदिर अगर हैं तो क्या तमाम मंदिर जाना बंद कर दें? फिर क्यों जाते हैं आपके नेता अलग अलग मंदिर? बस एक राम मंदिर सही परहेज है। घर घर में मंदिर भाई इटावा में बना रहे हैं ना मंदिर, अगर घर घर में मंदिर है तो ना बनाए इटावा में मंदिर। फिर क्या प्रचार करते हैं इतना इटावा के मंदिर का? परेशान क्यों नहीं, 2 मिनट सुन लीजिए। बोलिए ना, बोलिए। कुछ केसेस बता रहा हूं, सुन लीजिए। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि शंकराचार्य को अब संत नहीं मानते, उनके ऊपर थे 2017 में। क्या शंकराचार्य के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज था? क्या ट्रेन जलाने की साजिश का आरोप था? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बताएंगे, धर्म की ठेकेदारी ये लोग कर रहे हैं, 15-20 हजार करोड़ का चंदा भी जमा कर रहे हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि शंकराचार्य हिंदू नहीं है, घनश्याम तिवारी हिंदू नहीं है। घनश्याम तिवारी जी कौन से मंदिर जाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हमें बताएंगे। नहीं जाते, शंकराचार्य कहाँ जवाब दे दीजिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हमें बताएंगे। और जिन लोगों के ऊपर बड़े अग्रेसिव है मुख्यमंत्री बनने से पहले, बनने से पहले घनश्याम तिवारी जी भी जैसे आप मंदिर जाने की बात करते हैं, शंकराचार्य की बात करते हैं। आपका रुचि का विषय है राम मंदिर के समर्थकों पर हमला करवाना, गोलियां चलवाना, रामायण जलाना। और शंकराचार्य जी पे हमला क्यों करवा रहे हैं? संकट मोचन शंकराचार्य जी पे हमला क्यों करवा रहे हैं? आतंकवादी थे, उन्हें आतंकवादी शंकराचार्य जी पे हमला क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो मुसलमान थे। ये बताइए कि आदित्यनाथ बड़े हैं कि शंकराचार्य बड़े हैं? ये बताओ कि आदित्यनाथ बड़े कि शंकराचार्य बड़े हैं? आवाज डाउन कर दीजिए। फाइनल कमेंट मुझे एमएच खान साहब का लेना है। एमएच खान जी बता दीजिए, अब आप समझा दीजिए उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार बता ही दीजिए। कैसे, आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि आपका 6%, 5%, सीधा 100% हो जाएगा? नहीं, देखिए, मैं बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में मुसलमानों के लिए एक काम बता दे कि किया है, हमने नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी में बहन कुमारी मायावती जी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बनाया, जो पूरे हिंदुस्तान भर में नहीं। ठीक है। इसमें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को वजीफा दिया जाता था, उसको समाजवादी पार्टी ने बंद कर दिया। रमाबाई नगर बनाया कानपुर में, जो कि अंबेडकर जी की पत्नी थी, उनका नाम बदल दिया समाजवादी पार्टी ने। और उर्दू, अरबी, फारसी विश्वविद्यालय इसी लखनऊ में बनाया गया है, उसका नाम बदल दिया इन्होंने। ये मुसलमानों से नफरत क्यों करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन अब वोट नहीं मिलेगा। अब वोट वहां जाएगा, 8% वाले के पास नहीं जाएगा, अब 20% वाले के पास जाएगा। 20% वालों में इस बार हिस्सेदारी बढ़ने जा रही है, और यही उत्तर प्रदेश की सियासत की दशा बदलेगी, कम से कम ये तो समझ में आ रहा है। इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।